पति है, कोई एटीएम कार्ड नहीं कि जब चाहा कैश कर लिया। मोहित अपनी मम्मी गीता जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा तान्या अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वो बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज जिया के यहाँ किटी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। अरे मोहित, तुम अभी घर पर ही तो हो, तुम मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ प्लीज़ मुझे 6,000 रुपये दे दो। 6,000? पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 4,000 रुपये लिए थे ना? मोहित ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? हर चीज़ का हिसाब तुम्हें देना जरूरी है क्या? लेकिन तान्या, वैसे भी खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेविंग है ही नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पर खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते। कोई ज़िंदगी ही नहीं है मेरी, मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें। तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो, और 1 रुपये खर्च ना करो। कहती हुई तान्या अपना बैग वहीं सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। इधर मोहित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर गीता जी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति खराब है, बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। मोहित सब संभालने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो अकेला क्या करे? अगर तान्या का ही साथ ना हो तो जरा जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चों में कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से गीता जी की बीमारी ने कमर तोड़कर रख दी। बेचारा मोहित कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। तान्या कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती थी। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। मोहित ने ही जाकर दरवाजा खोला। एक पल के लिए तो हैरान ही रह गया। सामने तान्या की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि तान्या ने ही उन्हें फोन करके बुलाया है। तान्या की माँ ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? तान्या फोन पर बहुत रो रही थी, ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले मोहित कुछ कह पाता, तान्या के भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। कैसा ख्याल रखते हैं आप उसका? मोहित ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, तान्या अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आ गई और आते ही बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। तान्या, मेरी बात तो सुनो। मोहित ने तान्या को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने ही दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूं रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समधन जी, आप यहाँ? अचानक हैरान परेशान सी गीता जी भी शोर सुनकर कमरे में से निकलकर बाहर आ गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी, नौकरानी नहीं जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए भी आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ समधन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। गीता जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब वह आपके घर का काम कर रही है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर गीता जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हमने कभी भी तान्या को पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो घर की बहू होने के नाते तान्या को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर नीचे चलता ही है, कभी कम तो कभी ज्यादा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन यह कम ज्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है। उसकी इच्छाएं पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। मोहित ने जब देखा कि उसकी सास कुछ समझने को तैयार नहीं है तो उसने गीता जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। तान्या अपनी मम्मी और भैया के साथ वहां से रवाना हो गई। मोहित ने भी तान्या को रोकने की कोशिश नहीं की। मोहित, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, छोटी छोटी बातों को रबर की तरह नहीं खींचते। नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं पति हूँ उसका, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा।
कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसा ऐशो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। मोहित जानता था कि तान्या की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई है, उतनी इच्छाएं कभी भी उसके मायके में पूरी नहीं की गई। उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं, इसीलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं है जितने तान्या आए दिन पैसे मांगती है। तान्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे मोहित के पिता ने मोहित के लिए पसंद किया था। लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर तान्या का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर तान्या मायके आ गई। उसे वहां देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। यह क्या बनवा दिया है मम्मी, मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा, मैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी ने उसकी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा उसका मूड खराब है, पिज़्ज़ा खाना चाहती है तो खाने दी। तान्या का मूड होता तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कुढ़ती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम थे जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई। ऊपर से नित नए खर्चे करती रहती। ऐसा करते करते एक सप्ताह हो गए। आखिर मध्यम वर्ग की भी खर्चे की सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय एक साथ ही पी रहे थे। इतने में तान्या भी उठकर आई और बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज़ 6,000 रुपये दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 6,000 रुपये, वो भी पार्लर के लिए? ननदानी, यहाँ मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप, जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दें? भाभी तमीज़ से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। तान्या थोड़ी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, पर आपको बता दूँ कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती है और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई हैं कि आपका मायका मध्यम वर्गीय है, जहाँ खर्चे इच्छाओं पर भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है वो हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस, आप तो कुछ भी बोले जा रही हैं, मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। तान्या ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, बेटा तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मध्यम वर्गीय है। एक सप्ताह से जिस तरह की हरकतें हम तुम्हारी देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है गलती मोहित की है ही नहीं, बल्कि गलती तुम्हारी है। अब की बार उसके पापा ने कहा, अरे आप क्या कहे जा रहे हैं? तान्या की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांटकर उन्हें चुप करा दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्चे देखे हैं तुमने? ये भूल गई कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है तो वो इसके उल जुलूल खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो बजाय ऐसे बुरे दौर में उनका साथ देने के ये उनको छोड़कर चली आई। अरे ये पढ़ी लिखी है, गवार थोड़ी ना है जो सिर्फ मांगने के लिए हाथ फैलाती रहती है। अरे आत्मनिर्भर बने, किसने मना किया है? चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ कर रखा है, जब चाहा कैश कर लिया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है जो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इसी कहो कि आज के आज अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते। आखिर तान्या के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ ना कह पाई और उन्होंने तान्या को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर तान्या को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वो लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वह अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थी, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वह गीता जी से पूछना ज़्यादा पसंद करती थी। तो आज की कहानी के बारे में अपनी राय मुझे जरूर दें और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।